नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे आए होंगे इस क्लास का थंबनेल देख के और आपके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम पास हिंदी क्या है, यानी इस क्लास का नाम जो है टाइम पास क्यों रखा गया। तो इसका मैं जो है कारण आपके सामने स्पष्ट कर दूं। देखिए, होता यह है कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। एक तरीके से बड़े सागर की तरीके से हम लोगों का सिलेबस होता है और हम लोग सिलेबस को पढ़ते जाते हैं जिस गति से, पीछे से हम लोग उसी गति से सिलेबस को भूलते हुए चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हम लोग चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हैं, बस चीज़ें पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, उसी गति से पीछे से भूलते जाते हैं भूलते जाते हैं भूलते जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को भूलें ना, इसीलिए आपके लिए दो काम मैंने जो है सुनिश्चित किए हैं। पहला तो ये है कि आपको इस तरीके से 50-60 तथ्यात्मक क्लासें जो है बना दी जाएं जिससे आप जो है चीज़ों का रिवीजन कर सकें। इन क्लासेस को आप एक तरीके से रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत ले सकते हैं। इन क्लासेस में हिंदी की तमाम जगहों से तमाम तथ्यों को उठा के आपको जो है एक क्लास में रख देना, जिससे आपका ध्यान हर कोने में, आपका ध्यान काव्यशास्त्र पे भी चला जाए, आपका ध्यान रचनाओं पे भी चला जाए, आपका ध्यान विविध चीज़ों पर भी चला जाए, आपका ध्यान हिंदी साहित्य के इतिहास पर चला जाए। तो ये काम जो होगा इस क्लास का होगा। दूसरा काम आपके लिए ये किया जाएगा कि आपको हर रविवार 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी जिसमें बेहद गंभीर प्रश्न आपको दिए जाएंगे। खेल खिलाने वाली प्रश्नोत्तरी नहीं, 100 प्रश्न होंगे और बहुत शानदार प्रश्न होंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी होंगे, जो आपको जो है जिस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और उन क्लासेस में PYQ भी होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये दो क्लासेस आपको देखते रहना है और अपना रिवीजन जो है अच्छी तरीके से करते रहना है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास और जो है पढ़ते हैं खूब सारे तथ्यों को और हिंदी के हर कोने में जो है चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1801 में हुई थी। और ये कॉलेज कहाँ पे है? तो ये कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। आप जो है बस चीज़ों को पढ़ते जाइए, आपको रटाना मेरा काम है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 और कोलकाता। उसके बाद अगला तथ्य अपना ये है कि ये जो तदीय समाज है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो तदीय समाज के जो संस्थापक थे वो अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और कब जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो 1873 में। याद रहेगा, तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, 1873 में की। और इसमें जो है धार्मिक मुद्दों पे ये लोग एक साथ इकट्ठे होकर बात करते थे। इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई समाजों की स्थापना की थी, जिसमें कविता वर्धनी जो है सभा हो गई इनकी, एक मुशायरा करके जो इन्होंने सभा बनाई थी। तो इस तरीके से एक तदीय समाज भी था। अगला तथ्य अपना ये है, नागरी प्रचारणी सभा जो है इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893। कहां पर? काशी में। याद रहेगा, नागरी प्रचारणी सभा 1893। किन किन लोगों ने की थी अगर बात करें तो उसके संस्थापक जो थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे और पंडित राम नारायण मिश्र थे और विश्व कुमार सिंह थे। बात समझ में आई? नागरी प्रचारणी सभा याद रखिएगा 1893। किन किन 3 लोगों ने की? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह। उसके बाद अगला तथ्य अपना यह है कि ये जो सरस्वती पत्रिका थी इसके संस्थापक कौन थे? अक्सर ये प्रश्न आपसे आएगा और आप इसको टिक कर देंगे कि इसके संस्थापक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये गलत जवाब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया था। और ये जो काल था इस पत्रिका के लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है। लेकिन इस पत्रिका के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होकर कौन थे? चिंतामणि घोष थे। और ये पत्रिका जो है कब प्रकाशित की गई थी? ये पत्रिका 1900 ईस्वी में जो है प्रकाशित की गई थी। बात समझ में आई? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। नागरी लिपि सुधार समिति जो थी
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे काका कालेकर। और जो है ये कब जो है समिति की स्थापना की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी बात समझ में आपको आई होगी। ये तथ्य आपको जो है अगर पता थे तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं पता थे तो अब पता चल गए होंगे। अगला तथ्य अपना यह है कि ये जो प्रगतिशील लेखक संघ है, जो जिसका पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में किया गया था, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। ये चीज याद करिए। जो प्रगतिशील लेखक संघ है, पहली चीज इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी। और पहला अधिवेशन हुआ कब था? तो 1936 में हुआ था। और इसी 1936 से प्रगतिवाद की जो है शुरुआत भी मानी जाती है। उसका एक कारण ये भी है, प्रगतिशील लेखक संघ। बात समझ में आई? 1936 से प्रगतिवाद की शुरुआत भी मानी जाती है। दो कारण हैं प्रगतिवाद का समय 1936 होने के। पहला कारण भैया क्या है? पहला है पंत की रचना युगांत। पहला है पंत की रचना युगांत, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इस रचना से पंत ने छायावाद युग का अंत की, छायावाद के युग की अंत की घोषणा कर दी थी। और यहां से प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाती है। और उसमें से दूसरा कारण ये जो है प्रगतिशील लेखक संघ था। तो ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है हम लोग बात करेंगे, एक संस्था थी जिसका नाम था परिमल। ये जो है नए लेखकों की एक संस्था थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों ने नई कविता का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। नई कविता का नाम जो है प्रयोगवाद के समानांतर एक विचारधारा चली थी जिसको हम लोग नई कविता कहते हैं। नई कविता की जो स्थापना करने वाले थे, जिसमें उदय नारायण शाही थे, जगदीश गुप्त थे, राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। तो ये जो लेखक थे, ये लेखक इसी संस्था में काम करने वाले लोग थे। तो बात समझ में आई। परिमल की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1944 में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला तथ्य, देवनागरी लिपि सुधार समिति, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस समिति की स्थापना की गई थी, हुई कब थी? 1947 में हुई थी। अच्छा, ये जो साहित्य अकादमी जो है दिया जाता है भारत के संविधान में जो है वर्णित 22 भाषाओं के लिए, इसकी जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा की गई थी। राजभाषा आयोग जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, राजभाषा आयोग जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, इसकी शुरुआत कब हुई, या ये आयोग कब का है? तो ये 1955 का आयोग है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य अपना यह है कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था, यानी कि भारत में। इस नागपुर में जो हुआ था सम्मेलन, इसका जो है बोध वाक्य क्या था? आपको बताना है। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ? नागपुर के, भारत में हुआ। इसका नागपुर में हुआ, नागपुर भारत में पड़ता है। इसका बोध वाक्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। बात समझ में आई। अगला तथ्य अपना यह है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये किसकी रचना है? कवि गंग की रचना है। अब बढ़ते हैं आगे और अन्य तथ्यों को देखते हैं। अगर बात करें कि हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है, तो हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। अगला तथ्य अपना यह है कि आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हीरा डोम जो है आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कहे जाते हैं। और इनकी जो है कविता अछूत की शिकायत जो है प्रथम दलित कविता एक तरीके से मानी जाती है। उसके बाद छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो झरना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और झरना का समय क्या है? 1918। ये जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला अपना तथ्य है कि हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन सा है भैया? हिंदी का पहला दलित उपन्यास है छप्पर। किसका है? जयप्रकाश करदम का है। और समय क्या है इसका? 1944 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धकथानक, और अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है, तो पहला संस्मरण है पद्म पराग, और ये किसका है? पद्म सिंह शर्मा का है। अगला तथ्य आपके सामने ये है कि हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना बताइए। तो हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहार और शादी है, किसकी है? पद्म सिंह शर्मा की है। और हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक भी पद्म सिंह शर्मा ही हैं। उसके बाद हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा अगर आपसे कोई पूछे या आपसे परीक्षक पूछे, परीक्षा में सवाल आए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरा अभिशाप। कौशल्या जो है बैसंती का जो है ये इनकी आत्मकथा है। तो ये जो है तथ्य हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासों पे। आपने जो है पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप भूल गए हों। अगर आप भूल गए हों तो उनको याद कर लीजिए इस क्लास के माध्यम से, और अगर आपको याद है तो एक बार मेरे संग आराम से रिवीजन कर लीजिए। देखिए, शिव सिंह सरोज जो हिंदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है, इसका समय है 1883, और ये है किसका? शिव सिंह सेंगर का। ये किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। इससे पहले भी जो है गारसा दातासी ने अपना जो है इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी उसका नाम था। उसके बाद अगला जो अपना हिंदी इतिहास से संबंधित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इसका समय क्या है? 1888। उसके बाद अगला जो अपना इतिहास संबंधी ग्रंथ है वो मिस्र बंधु विनोद है। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला इसका भाग 1913 में है, शेष इसके भाग 1934 में है। यह है किसका? मिस्र बंधु विनोद का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, और ये जो है कब प्रकाशित हुआ? ये 1929 में जो है प्रकाशित हुआ। बात समझ में आई? अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, और समय क्या है इसका? 1938। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इस इतिहास में आधुनिक काल से लेके भक्ति काल तक का ही इतिहास है। इसके आगे जो है इसमें इतिहास जो है ये नहीं लिख पाए थे राम कुमार वर्मा। अगर आपके पास सवाल ये आए कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, तो गणपति चंद्र गुप्त का ये जो है इतिहास ग्रंथ है, और इसका समय क्या है? 1965 इसका समय है। बात समझ में आई? और बढ़ेंगे आगे। अब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी 3 रचनाएं हैं जिनको जो है आप लोग याद कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग हमेशा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन एक बार और याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे संग। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका है 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है इनका 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है इनका 1952 में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब हो गई? 40 में। बाकी शेष जो इनके 2 हैं जिसमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हो जाएगा और हिंदी साहित्य का आदिकाल हो जाएगा, ये दोनों 52 में है, याद रहेगा। और ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। बात समझ में आई? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने मिलकर भी लिखा। अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय है 1973 ईस्वी। अगर बात की जाए कि हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इतिहास ग्रंथ किसका है, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, और इसका जो समय है वो 1986 है। बात समझ में आई? ये प्रश्न आपसे जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये रचना किसकी है, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की, और इसका समय क्या है? 1945 इसका समय है। बात समझ में आई? हिंदी साहित्य, ये भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार नेट जेआरएफ के जो है PYQs में। तो प्रश्न ये है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, ये जो है ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का, और इसका समय है 1960।
समझ में आ गए? तो हिंदी साहित्य के ग्रंथ इस बहाने से आपके एक बार फिर से रिवीजन हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगले कुछ तथ्य ये हैं, आगे आपके पास दिए गए हैं पाश्चात्य विचारक और उनके जन्म स्थान। आप जो है इनको देखिए और बताइए, इनमें से आप अपने मन में ये चीज़ सोचिए कि इनमें से आपको पहले से कितने याद थे, और जो नहीं याद है वो अभी याद कर लीजिए। तो देखिए, प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। और ये आपको बोनस के तौर पे मैं दे रहा हूं कि इनका हुआ कब जन्म था। तो इनका 427 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो मकदूनिया में हुआ था, और हुआ कब था? 384 ईस्वी में हुआ था। लोनजाइनस का जो जन्म हुआ था वो यूनान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? यूनान में हुआ था। और कब हुआ था? पहली से इनका जो है एक तरीके से माना जाता है पहली ईसवी सदी से तीसरी ईसवी सदी के मध्य में इनका जन्म हुआ था। वर्ड्सवर्थ जो है इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और इनके जो मित्र हैं कॉलरिज, इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और इनका उनके 2 साल बाद जन्म हुआ था। कब? 72 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ 1870 और इनका जन्म जो है 72 में हुआ था। उसके बाद क्रोचे हैं जो है 1866, कहाँ पे? इटली। क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ, और कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। ठीक है। उसके बाद टीएस इलियट का जो जन्म हुआ वो 1888 में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। और रिचर्ड का जन्म 1893 में हुआ। कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ। तो बात समझ में आई? आपको पता चला कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं या विचारक हैं उनका जन्म कहाँ कहाँ पे हुआ। प्लेटो का एथेंस में, अरस्तु का मकदूनिया में, लोनजाइनस का यूनान में, वर्ड्सवर्थ का इंग्लैंड में, कॉलरिज का इंग्लैंड में, क्रोचे भाई साहब का इटली में, टीएस इलियट का अमेरिका में, और रिचर्ड्स भाई साहब का यूनाइटेड किंगडम में हुआ। तो समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपके पास एक तथ्य ये है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रगतिवादी जो रचनाकार हैं इनको जन्म काल के हिसाब से आप क्रम में लगाइए, तो आप तो प्रगतिवाद पढ़ चुके होंगे, भूल गए होंगे। एक बार जो है इसका रिवीजन कर लीजिए। जो प्रगतिवादी रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 में, और इनका देहांत कब हुआ? 2000 में। फिर नागार्जुन है, तो बाबा का जन्म हुआ था 1911 में, और 1998 में इनका देहांत हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन है, तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1915 में, और इनका देहांत कब हुआ? 2002 में। त्रिलोचन धरती के कवि, इनका जन्म हुआ था 1917 में, और इनका देहांत कब हुआ? 2007 में। तो अगर आपसे ये जो है घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल है, फिर नागार्जुन है, फिर शिव मंगल सिंह सुमन है, फिर त्रिलोचन है। बात समझ में आई? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। आराम से आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं तार सप्तक के बारे में। हो सकता है आप लोग तार सप्तक के बारे में भूल गए हो, तार सप्तक के कवियों को भूल गए हो। तो तार सप्तक का जो संपादन किया था वो अज्ञेय ने किया था, 7 कवियों को लेके किया था। और अज्ञेय अपने 7 कवियों के बारे में अक्सर कहते थे कि ये जो इसके 7 कवि हैं ये किसी एक स्कूल के नहीं है, ये राही नहीं है, बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। तो पहले तार सप्तक का या फिर तार सप्तक का जो संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ, वो कब हुआ? 1943 में। और इस 1943 में हुआ। इसमें कवि कौन कौन थे? अब ये चीज़ हम लोग बार बार याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो इसका एक अच्छा विकल्प ये है कि इन चीज़ों को आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ट्रिक मत बनाइए। ट्रिक आप लोग बनाते हैं फिर ट्रिक भी भूल जाते हैं, और नाम याद करने के साथ साथ आपका एक काम बढ़ जाता है, ट्रिक भी याद रखनी पड़ती है। तो इसका आसान विकल्प ये है कि आप इनको बार बार पढ़ते जाइए, अपने आप आपको याद रह जाएंगे। तो पहले तार सप्तक में अज्ञेय तो ही है। उसके बाद आपको मुक्तिबोध को नहीं भूलना चाहिए, आपको प्रभाकर माचवे को नहीं भूलना चाहिए, आपको गिरिजा कुमार माथुर को नहीं भूलना चाहिए। इन लोगों को तार सप्तक में आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। बाकी तो जो है 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं इनके जन्म काल के अनुसार। कई बार आपको तार सप्तक के कवि दे दिए जाते हैं और आपसे कह दिया जाता है इनके जन्म के अनुसार इनको क्रम में लगाइए। तो जन्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1911 में।
अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ, 1987 में इनका देहांत हुआ। उसके बाद है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912 में हुआ। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ। प्रभाकर माचवे का जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ। नेमिचंद्र जैन का कब हुआ? 1912 में हुआ। और गिरिजा कुमार माथुर का 1919 में, और भारत भूषण अग्रवाल का भी 1919 में। इनके जन्म तो आपको आराम से याद रह जाएंगे। देखिए, अज्ञेय का तो आपको पता ही है, 1911 में हुआ। रामविलास शर्मा हो गए, रामविलास शर्मा हो गए और नेमिचंद्र जैन हो गए। इन दोनों लोगों का जन्म कब हुआ? 1912 में हो गया। उसके बाद मुक्तिबोध हो गए और प्रभाकर माचवे हो गए। इन दोनों लोगों का जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ। और इनकी विशेष बात एक और है, इन दोनों लोगों का जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर हो गए और भारत भूषण अग्रवाल हो गए, तो इन दोनों लोगों का जन्म 1919 में हो गया। आसान बात है, आपको आराम से याद रह जाएगा। आप बस ये याद रखिएगा कि इन तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, तार सप्तक में कौन से हैं, दूसरे सप्तक में कौन से हैं और तीसरे सप्तक में कौन से हैं। इसका भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। दूसरे सप्तक में देख लेते हैं कौन कौन से कवि हैं। तो दूसरा सप्तक का जो संपादन हुआ था 1951 में हुआ था। इसमें कौन है? शमशेर बहादुर हैं, जिनको बात का कवि कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गांधीवादी विचारधारा से बेहद प्रभावित, खुद को गांधी का बेटा बताते थे। तो ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? 1913 में हुआ। उसके बाद शकुंतला माथुर हो गई, जो पहले सप्तक में जो है गिरिजा कुमार माथुर थे, उनकी ये जो पत्नी है, ये शकुंतला माथुर गिरिजा कुमार की जो है पत्नी है। इनकी जो है गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पूरे तार सप्तक में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो चारों सप्तकों में कुल 3 महिलाएं हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये शकुंतला माथुर हो गई, पहली हो गई शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। फिर अगली जो है तीसरे तार सप्तक में एक आती है कीर्ति चौधरी, तीसरे तार सप्तक में आएंगी एक कीर्ति चौधरी, और चौथे तार सप्तक में आएंगी सुमन राजे, सुमन राजे। तो ये जो है इन सप्तकों में कुल 3 महिलाएं हैं। शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक की, कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक की, सुमन राजे चौथे तार सप्तक की। फिर हरिनारायण व्यास का जन्म 1923 में हुआ, नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ, धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ, और रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हो गया। तो ये बात हो गई दूसरे तार सप्तक की। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तीसरे तार सप्तक की, सॉरी तीसरे सप्तक की। ये जो है कहने का एक गलत ढंग हम लोग अपनाते हैं। हमेशा पहले सप्तक को क्या बोला जाएगा? तार सप्तक। पहले सप्तक को क्या बोला जाएगा? तार सप्तक। और बाकी जो सप्तक होंगे उनको क्या बोला जाएगा? दूसरा सप्तक। क्या बोला जाएगा? दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक हो जाएगा। फिर तीसरा सप्तक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीसरा तार सप्तक नहीं बोला जाता, तीसरा सप्तक हो जाएगा। चौथा सप्तक हो जाएगा, चौथा तार सप्तक नहीं, खाली क्या? चौथा सप्तक। तो इस तरीके से इनके नाम बोले जाते हैं। ये नहीं बोला जाता पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बात समझ में आई? इनके कवियों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, जन्म कब हुआ? 1919 में। मदन वात्स्यायन है, 1922 में इनका जन्म हुआ। विजय देव नारायण शाही है, 1924 में इनका जन्म हुआ। कुंवर नारायण है, 1927 में इनका जन्म हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, 1927 में इनका जन्म हुआ। केदारनाथ सिंह है, 1934 में इनका जन्म हुआ। और कीर्ति चौधरी है, 1934 में इनका जन्म हुआ। तो आज की क्लास में आपको जो है ये तथ्य कुछ बताए गए। ये क्लास सुनिश्चित करेगी, जैसी आप लोगों की प्रतिक्रिया आएगी कि इस तरीके की आपके लिए कितनी क्लासेस बनाई जानी है, तो इस तरीके से खूब सारे तथ्य लेके आपको जगह जगह का रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे आप जो है अपना पढ़ाई आराम से करते रहें और आपका चीज़ों का रिवीजन भी होता रहे। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।